नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर के फूड खराब होने की समस्या के बारे में। हमें इस समस्या के लिए कस्टमर तरह तरह के फीडबैक्स दे सकता है, जैसे कि हमारा वेजिटेबल में स्मेल आना, फूड में स्मेल आना, या फिर जब भी दरवाजा ओपन कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग स्मेल का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मिल्क का टेस्ट चेंज हो जाता है। आइस मेल्ट होने की समस्या के बारे में कस्टमर हमें बता सकता है। इस समस्या के लिए हमें कस्टमर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, हम अभी देखते हैं। हमें सबसे पहला क्वेश्चन जो इस समस्या के लिए कस्टमर से पूछना है, किस तरह का पैटर्न या किस तरह का कूलिंग हमारे रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में रहती है, ताकि हमें पता चले कि कहीं लो कूलिंग की वजह से हमारा फूड खराब तो नहीं हो रहा है। थर्मोस्टेट की सेटिंग्स किस तरह की है, हमारा जो स्मेल आ रहा है फूड रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में वो किस तरीके का है, रेगुलर पावर सप्लाई है या नहीं, या फिर पीएम सर्विस किस तरह की हुई है, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो रेफ्रिजरेटर है कंपार्टमेंट उसकी क्लीनिंग किस तरह की है, किस तरह का पैटर्न है, उस तरह का वो हमें पता चले। हम कस्टमर से पूछ सकते हैं कि किस तरह का फूड आइटम अब रेफ्रिजरेटर में कस्टमर रख रहे हैं, ताकि ऐसा तो नहीं है कि किसी स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला फूड आइटम कस्टमर अपने रेफ्रिजरेटर में रख रहा है जिससे हमारे रेफ्रिजरेटर में स्मेल आ रहा है। साथ ही साथ हम कस्टमर से पूछेंगे कि फूड आइटम्स को वो कवर करके रख रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ हम पूछेंगे कि मिल्क पैकेट्स जो कि वो चिल्लर ट्रे में रख रहे हैं उसमें किसी तरह का लीकेज तो नहीं था, ताकि किसी भी लेफ्ट ओवर फूड आइटम की वजह से स्मेल आपके कंपार्टमेंट में आ रहा है या नहीं। हम पूछेंगे कि कस्टमर हर फूड को किस सेल्फ में रख रहा है, क्या पैटर्न है फूड रखने का, ताकि हमें हमें पोजीशंस के बारे में पता चले फूड आइटम्स के रखने की। साथ ही साथ हम कस्टमर से पूछेंगे कि उनका डिफ्रॉस्ट पैटर्न किस तरीके का है, डिफ्रॉस्ट वो रेगुलरली कर रहे हैं या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस हमें कस्टमर से पूछने हैं। अब हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर्स की। तो इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट्स की बात करें तो थर्मोस्टेट डिफेक्टिव हो सकता है, कंप्रेसर ट्रिपिंग की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो सेंसर डिफेक्ट हो सकता है, पीसीबी डिफेक्टिव हो सकती है। मैकेनिकल में डक्ट ब्लॉकेज, सिस्टम प्रॉब्लम, कैस्केड प्रॉब्लम, डर्टी कंडेंसर जैसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। यूजेस की बात करें तो लो थर्मोस्टेट सेटिंग्स की समस्या हो सकती है, कस्टमर एजुकेशन इसमें आएगा। साथ ही साथ हम इन्वायरमेंटल कंडीशन की बात करेंगे जिसमें पीएम सर्विस, क्लीनिंग, कस्टमर एजुकेशन जैसी चीजें आती हैं। हाई एम्बियंट भी कारण हो सकता है फूड स्पॉइलिंग का। तो हमें इन सभी पॉसिबिलिटीज की जांच करनी है। साथ ही साथ हमें किन किन पैरामीटर्स को चेक करना है, चलिए समझते हैं। पैरामीटर्स में सबसे पहले हम अपनी जो सप्लाई है, पावर सप्लाई है, उसकी जांच करेंगे। यदि हमारी पावर सप्लाई में किसी तरह की दिक्कत है, करेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम कस्टमर को एजुकेट करेंगे और स्टेबलाइजर का भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं। यदि हमारी पावर सप्लाई ओके है देन हम थर्मोस्टेट की सेटिंग चेक करेंगे। यदि लो सेटिंग्स पे है देन हम इसको इंक्रीज करेंगे और कस्टमर को एजुकेट करेंगे। यदि सेटिंग्स में किसी भी तरह की समस्या नहीं है देन हम थर्मोस्टेट की जांच करेंगे कर्टेन और कट ऑफ टेम्परेचर पे। यदि हमारा थर्मोस्टेट में डिफेक्टिव निकलता है या डिफेक्ट निकलता है तो हम उसको रिप्लेस करेंगे। यदि थर्मोस्टेट ओके है देन हम पीसीबी की जांच करेंगे। यदि पीसीबी में किसी तरह की समस्या निकलती है देन हम पीसीबी को रिप्लेस करेंगे। यदि पीसीबी ओके है देन हम अपने कंप्रेसर की जांच करेंगे जिसमें कंप्रेसर ट्रिपिंग या पुअर पंपिंग की समस्या हो सकती है। ये जब हम कंप्रेसर को चेक करेंगे, यदि कंप्रेसर में किसी तरह की दिक्कत मिलती है तो हम कंप्रेसर को रिप्लेस करने की रिकमेंडेशन देते हैं। यदि कंप्रेसर ओके है देन हम सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे। सिस्टम में किसी भी तरह की समस्या मिलती है देन हम रिक्लेम करेंगे सिस्टम को। सिस्टम ओके है, यदि सील सिस्टम में किसी भी तरह की समस्या नहीं है देन हम गैसकेट की तरफ चेक करेंगे। यदि गैसकेट में किसी भी तरह की टॉर्न कर्वी गैसकेट है देन हम गैसकेट को रिप्लेस करेंगे या फिर हम उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। जब हमारे को गैसकेट में भी कोई प्रॉब्लम ना मिले तो हम पुराने फूड या वेजिटेबल्स को अपने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे और कस्टमर को एजुकेट करेंगे कि पुराने फूड से भी बदबू का प्रॉब्लम आ सकता है।
चलिए अब इन पैरामीटर्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि पहला पैरामीटर हमारा था पावर सप्लाई का, हम पावर सप्लाई के बारे में जांचते हैं। पावर सप्लाई को जब भी हम चेक करें तो सबसे पहले हमें फेस और न्यूट्रल में पावर सप्लाई को चेक करना है, जो कि लगभग 230 वोल्टेज हमें देखने को मिलती है। यदि ये पावर सप्लाई फेस और न्यूट्रल में 230 वोल्टेज आ रहा है, देन हमारा जो अर्थ और फेस के बीच में भी हमें 230 लगभग मिलने चाहिए। इसके लिए आप +10% माइनस में या प्लस में कर सकते हैं। यदि आपका फेस और अर्थ के बीच में 230 वोल्टेज आ रहे हैं, देन अर्थिंग और न्यूट्रल में आपको 0 से लेकर 2 वोल्टेज आपको मिलना चाहिए। देन यदि आपकी पावर सप्लाई ओके है, देन हम अपने कस्टमर को रिकमेंड करेंगे स्टेबलाइजर के लिए। यदि पावर सप्लाई में किसी भी तरह की दिक्कत है, देन हम कस्टमर को गाइड करेंगे कि आप अपनी जो पावर सप्लाई है उसको करेक्ट कराइए। नेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम थी, जो कि हमारा बैड स्मेलिंग, जब हम दरवाजा खोलते हैं रेफ्रिजरेटर का तो हमें बैड स्मेल जैसी समस्या से गुजरना पड़ता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए समझते हैं। हो सकता है कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारे फूड को, जो फूड आइटम्स हैं उनको ओपन रख रहा है, अनकवर्ड रख रहा है, जिसकी वजह से ये जो स्मेल है उसको देखने को, इस तरह की प्रॉब्लम उसको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ एक्सेस कूलिंग भी एक समस्या बन सकती है फूड खराब होने की। तो हमें चेक करना होगा कि कहीं एक्सेस कूलिंग की वजह से हमारा फूड आइटम जो है वो खराब तो नहीं हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं हम अपने सेंसर को। इसमें हम सेंसर चेक करेंगे। सेंसर चेक करने के लिए हम सेंसर का रेजिस्टेंस करेंगे चेक, जो कि टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में होगा। यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें 2.1 किलो ओम्स मिलते हैं 30 डिग्री सेल्सियस में। यदि एम्बिएंट टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है तो हमें 2.1 किलो ओम्स रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ये जो रेजिस्टेंस है और टेम्परेचर हमारा दोनों ही वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। तो हम रिकमेंड करेंगे, रेफर करेंगे कि हम जो अपना रेजिस्टेंस है वो सेंसर टेम्परेचर चार्ट के रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही करें, ताकि हमें एक करेक्ट आंसर मिल पाए। नेक्स्ट हम बात करें तो हम बात करेंगे अपने थर्मोस्टेट का। तो थर्मोस्टेट की जांच करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स रहते हैं। 3 तरीके से हम थर्मोस्टेट की जांच कर सकते हैं। पहला है हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट, दूसरा है हमारा विजुअल इंस्पेक्शन, जिसमें हम कैपिलरी क्रैक होने की समस्या या फिर कार्बन डिपॉजिट होने की समस्या को जांच कर सकते हैं। तीसरा है हमारा डीसी मॉडल के लिए सिर्फ, जिनमें हम थर्मोस्टेट के डिफ्रॉस्ट बटन को प्रेस करके ओपन पोजीशन में जांच कर सकते हैं। देन हम थर्मोस्टेट को टेम्परेचर डिफरेंशिएशन से भी चेक कर सकते हैं। यदि डिफरेंशियल टेम्परेचर हमारा लगभग 8 डिग्री आता है, दैट मीन्स कि हमारा जो थर्मोस्टेट है वो ओके है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कट इन टेम्परेचर हमारा -8 डिग्री है और कट आउट टेम्परेचर -16 डिग्री है, देन हमारा जो कैलकुलेशन आएगा उसका रिजल्ट 8 डिग्री आता है। दूसरे एग्जाम्पल की तरफ पढ़ें तो यदि हमारा कट इन टेम्परेचर -3 डिग्री है और कट आउट टेम्परेचर -18 डिग्री है, देन हमारा रिजल्ट 15 डिग्री सेल्सियस आता है, जो कि नॉट ओके में काउंट होता है। तो इस तरह से हम जांच कर सकते हैं अपने थर्मोस्टेट की कट इन और कट ऑफ टेम्परेचर के डिफरेंसेस से। जिन मॉडल में पॉट पीसीबी का इस्तेमाल किया गया है उसमें हम कैसे जांच करें, तो पॉट पीसीबी को जांचने के लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, पॉट पीसीबी को की नॉब को हमें मैक्सिमम पे रखना है और ग्राउंड और 5 वोल्ट डीसी हमें चेक करना है। यदि ग्राउंड और 5 वोल्ट के बीच में यदि 5 वोल्ट डीसी मिलता है लगभग, दैट मीन्स कि हमारा पॉट पीसीबी ओके है। नेक्स्ट स्टेप में हम अब पॉट पीसीबी की नॉब को मिनिमम पर रखेंगे और धीरे धीरे करके उसको मैक्सिमम की तरफ लेके जाएंगे। देन आप देखेंगे कि आपका जो वोल्टेज है वो 4.9 के पास लगभग धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। सेकंड स्टेप सेकंड स्टेप के बाद हम अब थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है, अब हम पॉट पीसीबी को अपना मिनिमम पर लेके जाएंगे और टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर वोल्टेज की जांच करेंगे। जैसे जैसे हम अपने नॉब को मैक्सिमम की तरफ बढ़ाते हैं, वैसे 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 आपका वोल्टेजेस जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जिन मॉडल में पॉट पीसीबी का इस्तेमाल हुआ है वहां पर हम पॉट पीसीबी का टेस्ट कर सकते हैं।
अब बात करते हैं पीसीबी की जांच की। तो पीसीबी को जांचने के लिए हम रेजिस्टेंस टर्मिनल पर जांच सकते हैं कि कितना रेजिस्टेंस आ रहा है और कितना वोल्टेज आ रहा है। ये हमारा हर एक रेजिस्टेंस 5 वोल्ट डीसी पे काम करता है, तो हमें रेजिस्टेंस की पिन पर 5 वोल्ट डीसी मिलना चाहिए। सेम प्रोसेस हम पॉट पीसीबी वाले कनेक्टर पे चेक कर सकते हैं, हमें पॉट पीसीबी के वाले कनेक्टर पे भी 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो हमने देखा कि हम अपनी वायरिंग प्लस हमारे जो पीसीबी के कनेक्टर्स हैं उनको जांच कर पता कर सकते हैं कि हमारा सेंसर ओके काम कर रहा है या फिर हमारी पीसीबी ओके काम कर रही है। इस तरह से हमें पीसीबी और सेंसर के डिफेक्ट के बारे में पता कर सकते हैं। चलिए हम अपने जांच की प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और कंप्रेसर की जांच करते हैं। यहाँ हम दो कंप्रेसर की जांच करेंगे। पहला है हमारा फिक्स स्पीड कंप्रेसर, दूसरा है हमारा वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर। वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर को हम इन्वर्टर कंप्रेसर के नाम से भी जानते हैं। यदि हम फिक्स स्पीड की बात करें तो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं जिनका नाम कॉमन, स्टार्टिंग, रनिंग होता है। उधर यदि हम वेरिएबल स्पीड की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल मिलेंगे जिनका नाम UVW होता है। यदि इनके रेजिस्टेंस की बात करें तो फिक्स स्पीड कंप्रेसर में आपको अनइक्वल रेजिस्टेंस मिलते हैं टर्मिनल्स के बीच में, और वेरिएबल स्पीड की बात करें तो टर्मिनल्स के बीच में आपको यहाँ पर इक्वल रेजिस्टेंस मिलेंगे। यदि हम फिक्स स्पीड की बात करें तो हमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में मिलता है, फिर उससे कम रेजिस्टेंस हमें कॉमन और रनिंग के बीच में मिलेगा। सबसे हाईएस्ट जो रेजिस्टेंस मिलता है, सबसे लोवेस्ट जो रेजिस्टेंस मिलता है वो हमें कॉमन और स्टार्टिंग के बीच में मिलेगा। हमें रेजिस्टेंस चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर के प्रोब को अपने कंटिन्यूटी मोड पर रखेंगे और हम उनके रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमने टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस चेक किया तो दो टर्मिनल्स के बीच में हमें 21.2 मिला, नेक्स्ट दो के बीच में हमें 33.1 मिला और नेक्स्ट दो के बीच में हमें 13.5 मिला। इस तरह से हम अपने वन बाई वन अपने रेजिस्टेंस की जांच कर सकते हैं टर्मिनल्स के बीच में और रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। रेजिस्टेंस को चेक करने के बाद हम कंप्रेसर की में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में जांचेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है लो पंपिंग की। लो पंपिंग की समस्या में आपको नो कूलिंग की समस्या मिल सकती है। यदि हम नो पंपिंग को जांचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमें जो एम्पियर्स है, जो हमारा कंप्रेसर एम्पियर ले रहा है वो लो एम्पियर ले रहा है, नॉमिनल रेंज से लो एम्पियर ले रहा है। दैट मीन्स कि आपका जो कंप्रेसर है वो लो पंपिंग की कंडीशन में है। इसी तरह से यदि हम हाई पंपिंग की बात करते हैं या फिर कंप्रेसर जैम की बात करते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको सिम्टम के तौर पर नो कूलिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर है वो हाई एम्पियर लेगा नॉमिनल रेंज से, साथ ही साथ हल्की फुल्की आपको नॉइस भी सुनाई दे सकती है। इस तरह से हम अपने कंप्रेसर की जांच कर सकते हैं। चलिए अब हम जांच करते हैं गैसकेट की। तो गैसकेट को जांच करने के लिए हम कैबिनेट और गैसकेट के बीच में गैप की जांच करेंगे। यदि हमें गैसकेट और कैबिनेट के बीच में कोई गैप मिलता है तो हम गैसकेट को रिप्लेस करेंगे या फिर हम रिफिट करेंगे। गैसकेट और कैबिनेट के बीच में यदि कोई गैप मिलता है तो हमें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि स्वेटिंग, आइस फॉर्मेशन फ्रीजर वॉल्स पर, या फिर टेम्परेचर बढ़ने की समस्या रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में। यदि हमें इस तरह की कोई समस्या मिलती है गैसकेट में तो हम रिकमेंडेशन करते हैं कि आप गैसकेट को रिप्लेस करें या फिर उसको रीएडजस्ट करें। आगे बढ़ते हैं और रिले और ओएलपी की जांच करते हैं। रिले और ओएलपी को जांचने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, विजुअल चेक और इलेक्ट्रिकल चेक। विजुअल चेक में कार्बन डिपोजिशन, बर्निंग, क्रैक और नॉइज जैसी समस्या को हम जांच सकते हैं। इलेक्ट्रिकल चेक में हम कंटिन्यूटी टेस्ट और रेजिस्टेंस चेक टेस्ट करके हम अपने रिले और ओएलपी को चेक कर सकते हैं। यदि हम रिले की बात करें तो दोनों दो तरह के रिले होते हैं, पीटीसी रिले और ईपीटीसी रिले। पीटीसी रिले में आपको 14 ओम आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ईपीटीसी में आपको 3 to 5 किलो ओम रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और फैन मोटर की जांच करते हैं। फैन मोटर में आपको मैकेनिकल डिफेक्ट जैसे कि
नॉइस या फिर जैम जैसी समस्या देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हम इसमें पीसीबी की भी जांच कर सकते हैं। इसमें हम जांच करेंगे कि पीसीबी फैन मोटर के लिए 5 वोल्ट डीसी आउटपुट दे रहा है या नहीं। यदि 5 वोल्ट आउटपुट आपको पीसीबी से मिल रहा है, दैट मीन्स कि आपकी पीसीबी ओके है, हमें फैन मोटर की जांच करने की जरूरत है। फैन मोटर की जब भी जांच करें तो हमें लगभग 0.875 किलो ओम्स रेजिस्टेंस मिलता है। तो इसी तरह से हम सभी कंपोनेंट की एक एक करके जांच करेंगे और इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम कस्टमर को एजुकेट करेंगे कि हमारा यदि फूड स्मेलिंग या फिर फूड से किसी भी तरह की बदबू आ रही है तो हम फूड को रिप्लेस करें, पुराने फूड को नए फूड के साथ रिप्लेस करें। साथ ही साथ हम रेगुलर मेंटेनेंस में रेगुलर क्लीनिंग करें अपने रेफ्रिजरेटर की। सोडा बाइकार्बोनेट के घोल की हेल्प से हम अपने रेफ्रिजरेटर को निरंतर रूप से साफ रखें ताकि हमें इस तरह की समस्या ना मिले। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।